हेलो बच्चों, आज हम उपसर्ग, प्रत्यय और समास की परिभाषा एवं रहीमदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे और समझेंगे। इसे आप कॉपी में लिख लें और याद भी कर लें। सबसे पहले हम उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उप मतलब समीप या निकट, सर्ग मतलब सृष्टि करना। उपसर्ग दो शब्दांश किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। जो शब्दांश किसी भी मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के प्रकार, ये 4 प्रकार के होते हैं बेटा। एक तो संस्कृत के उपसर्ग आते हैं, मतलब संस्कृत भाषा के शब्द, हिंदी भाषा के शब्द, उर्दू भाषा के शब्द और संस्कृत के अव्यय। ये जो प्रकार हैं ये उपसर्ग के प्रकार हैं। फिर इसके उदाहरण देखेंगे। अभि प्लस मान बराबर, अगर उनको हम जोड़ें तो अभिमान हुआ। प्र प्लस चार, प्रचार, प्रचार है ना। इसमें मान और चार दोनों मूल शब्द हैं और जो आगे जुड़े हैं अभि और प्र वह उपसर्ग है। उपसर्ग हमेशा आगे जुड़ता है और प्रत्यय पीछे, मूल शब्द के पीछे प्रत्यय जुड़ता है और मूल शब्द के आगे उपसर्ग जुड़ता है। अब हम प्रत्यय की परिभाषा समझेंगे। प्रति प्लस अय, प्रति, यहाँ प्रत्यय भी दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रति मतलब साथ में या पर बाद में। अय मतलब चलने वाला, यह एक साथ मिलके क्या हो गया, शब्दों के साथ या पर बाद में लगने वाला। अब प्रत्यय की परिभाषा देखेंगे। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए प्रत्यय कहलाते हैं। अभी मैंने आपको पहले बताया, मूल शब्द के अंत में जो दूसरा शब्द जुड़ता है और उसके जुड़ने के बाद उसका अर्थ कुछ और निकलने लगता है या बदल जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के उदाहरण देखेंगे बेटा। देव प्लस ई। अब देखो, व में बड़ी की मात्रा जुड़ी है। अगर हमने उसको एक साथ लिखा तो बड़ी की मात्रा देवी हो गया, और अगर उसको तोड़ा तो देव के में जो मात्रा लगी उसको प्लस करके लिखा तो देव प्लस ई देवी। मिठाई प्लस वाला, मिठाई वाला। इस तरह से हम प्रत्यय के प्रकार देखेंगे। प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं बेटा, कृत प्रत्यय और दधित प्रत्यय। इसकी परिभाषा हमें नहीं लिखना है, सिर्फ हमें इसके प्रकार बताना है। आगे हम समास की परिभाषा एवं उदाहरण देखेंगे और उसके भेद भी समझेंगे। समास, 2 या 2 से अधिक पदों का एक हो जाना। 2 पद या 2 से अधिक पदों, अगर वो एक साथ हो जाते हैं तो वो समास कहलाते हैं। उदाहरण हम यहाँ देखेंगे। गंगा जल, ये एक ही साथ लिखा हुआ है लेकिन यहाँ 2 शब्द लिखे हुए, गंगा प्लस जल। जब हम इसको तोड़ेंगे समास में तो यहाँ पर का लगा हुआ है, गंगा का जल। अब इसका पूरा अर्थ बदल गया है। राजपुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र। हमने यहाँ पर उसमें का लगाया तो राजा का पुत्र होगा, है ना।
अब समास के 6 भेद होते हैं, मतलब प्रकार होते हैं। अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। हमें इनकी परिभाषा नहीं लिखना है, हमें सिर्फ प्रकार लिखना है। अब इसके उदाहरण देखना, रसोई प्लस घर है ना, तो हमने उसका बरोबर करके उसका क्या अर्थ हुआ, रसोई के लिए घर, रसोई घर। समझ में आया। अब आगे हम बेटा परिभाषाएं ख़त्म होती हैं। ये तीनों परिभाषाएं आपको कॉपी में लिखना है। व्याकरण की कॉपी बनाना हो तो बनाना, एक पतली कॉपी जिसमें आप व्याकरण की परिभाषाएं, जीवन परिचय, निबंध, कहानी, भावार्थ, ये सब लिख सकते हैं, है ना। और अगर भावार्थ आपको हिंदी की कॉपी में लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। अब हम रहीम दास जी का जीवन परिचय समझेंगे। रहीमदास जी का जीवन परिचय। रहीमदास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। लाहौर में हुआ था जो अब पाकिस्तान में है। लाहौर अब कहाँ है, पाकिस्तान में। इनके पिता बैरम खां मुग़ल सम्राट अकबर के संरक्षक थे। आपने अगर ये ना सीरियल देखा हो तो आपने इसको मुग़ल सम्राट को भी जानते होंगे। मुग़ल और उनके जो संरक्षक थे बैरम खां, उसका नाम भी सुना होगा, है ना। अकबर ने रहीम की शिक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था की। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और मंत्री भी थे। ये मंत्री है, म अदन और त्र त्रिशूल में बड़ी की मात्रा, मंत्री भी थे। अकबर की मृत्यु के बाद, जब अकबर की मृत्यु हो गई तो जहांगीर के समय, उनके बेटे जहांगीर के समय इन्हें चित्रकूट में नज़रबंद कर दिया गया। कहाँ कर दिया, चित्रकूट में इनको कैद कर दिया गया था। और सन 1627 ईस्वी में ये संसार से सदा के लिए विदा हो गए, यानी इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी कृतियाँ मतलब इनकी रचनाएं। रहीमदास जी की अनेक रचनाएं थी, लेकिन कुछ प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं। रहीमदास जी ने सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवे, नायिका भेद आदि का वर्णन किया है। अब उनकी भाषा शैली, मतलब जो उन्होंने रचनाएं लिखी थी उनकी भाषा कौन सी उन्होंने प्रयोग की, उसको हम यहाँ समझेंगे। जब उन्होंने उनकी रचनाएं लिखी तो उसमें उन्होंने ब्रज भाषा और अवधी भाषा, दोनों ही भाषाओं में उन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा। इन्होंने अपनी रचनाओं में मुक्तक शैली का भी प्रयोग किया था। अब इनका साहित्य परिचय हम समझेंगे। रहीम दोहों के लिए बड़े प्रसिद्ध रहे। इसके अलावा रहीम के दोहे आपने पढ़े होंगे अभी तक। 3rd से लेके बेटा 6 तक हमने दोहे पढ़े। उसमें रहीम के, कबीर के, सूरदास के, सभी के पढ़े। तो आपको याद हो तो रहीम ने दोहों के अलावा कवित्त,
सवैया, सोरठा तथा बरवे छंदों में भी अपने काव्य की रचना की। हिंदी काव्य में इन्हें बरवे छंद का जनक भी माना जाता है और दैनिक जीवन की अनुभूतियों पर आधारित दृष्टांतों के माध्यम से इनका कथन सीधे हृदय पर चोट करता है। दैनिक जीवन मतलब हमारे जीवन के ऊपर आधारित, जैसे जीवन में जो जो कठिनाई आती गई उसके आधार पर इन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा, जिसे पढ़ने पर ऐसा लगता है जैसे ये हमारी ही किसी की कहानी है और सीधे हमारे दिल को छू जाती है। इनकी रचना में नीति के अतिरिक्त भक्ति, प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, सत्संग, अध्यात्म, नायिका, भेद, श्रृंगार आदि विषयों की भी सुंदर व्यंजनात्मक रचना हुई है ना। अब इसके अलावा बेटा हम इनका साहित्य में क्या स्थान रहा, इतना सब लिखने के बाद साहित्य जगत में इनको किस ओहदे पर जाना गया। हिंदी साहित्य में स्थान रहीम जी के दोहे, भक्ति, नीति एवं प्रेम की त्रिवेणी है, जो आज के सामाजिक मूल्यों की दृष्टि से आदर्श में जाने गए। अब बेटा यहाँ पर ये रहीम जी का जीवन परिचय भी समाप्त होता है। आपको इसे अच्छे से पढ़ना है, समझना है और याद करना है और कॉपी में लिखना भी है। अब अगले दिन हम लोग निबंध हो सकेगा तो निबंध देंगे, या अगले 2 चैप्टर जो भी हम होगा आपको उसकी वीडियो भेज देंगे।